हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, यह है रुक्मिणी पब्लिकेशन का BSSC इंटरमीडिएट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 24 सेट दिए गए हैं। 24 सेट दिए गए हैं फ्रेंड्स। इस एग्ज़ाम में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपके GS के जो प्रश्न होते हैं वह 50 और 50 प्रश्न होते हैं रीजनिंग के, और 25 साइंस और 25 मैथ के प्रश्न होते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको जो GS के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। 24 के 24 सेट रुक्मिणी पब्लिकेशन का, इसी बुक का फ्रेंड्स। और अब मैं आपको जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस के, उसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। आज यह दूसरा दिन है। इससे पहले मैं एक करवा चुका हूँ। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ को परावर्तित करती है। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बहिर्मंडल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयन मंडल। आयन मंडल वायुमंडल की रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। आयन मंडल संचार मंडल के लिए एक आदर्श मंडल है। आयन मंडल संचार मंडल के लिए यह आदर्श मंडल है। बात करें फ्रेंड्स, पृथ्वी से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल पाया जाता है। फिर पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल पाया जाता है, और फिर 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर मध्य मंडल, फिर 690 किलोमीटर की ऊंचाई पर ब्रह्मंडल, और फिर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहिर्मंडल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल की सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं। वायुमंडल की सभी घटनाएं जो होती हैं वह किस मंडल में घटित होती हैं, तो वह क्षोभ मंडल में घटित होती हैं फ्रेंड्स। और हवाई जहाज किस मंडल में चलते हैं। हवाई जहाज, परीक्षा प्रश्न पूछे हवाई जहाज किस मंडल में चलता है, तो आप लोग बताएंगे समताप मंडल में चलता है। और उल्का पिंड किस मंडल में जलते हैं। उल्का पिंड किस मंडल में जलते हैं, तो फ्रेंड्स वह मध्य मंडल में उल्का पिंड जलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नायलॉन, थर्मोप्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी PVC, थर्मोसेटिंग, ऑप्शन नंबर सी फिनॉल, फार्मिल्डिहाइड, थर्मोसेटिंग, ऑप्शन नंबर डी पॉलीप्रोपिलीन, थर्मोप्लास्टिक। इसमें से फ्रेंड्स बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी PVC, थर्मोसेटिंग। यह सुमेलित नहीं है। PVC जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है। क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक होता है। फ्रेंड्स, पाली विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। जो पाली विनाइल होता है वह विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। नायलॉन क्या है? नायलॉन क्या है? यह एक थर्मोप्लास्टिक सामग्री है। नायलॉन एक थर्मोप्लास्टिक सामग्री है। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है। किसी वस्तु की लंबाई, प्रकाश का वेग, दो परिघटनाओं के बीच समय अंतराल या समकालीनता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, जो इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश का वेग। यह सापेक्ष नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, या इनफ्लेमेबल है। ऑप्शन नंबर डी अधिक अस्थायी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 54 का इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनफ्लेमेबल है। गैस से गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अदाह इनफ्लेमेबल गैस होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? इनफ्लेमेबल गैस अदाह गैस होती है। फ्रेंड्स, जो हीलियम के गुण होते हैं, हीलियम के गुण परमाणु संख्या एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना होता है? परमाणु संख्या एवं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके जो हीलियम के खोजकर्ता कौन है? हीलियम की खोजकर्ता कौन है? हीलियम की जिसने खोज की है उनका क्या नाम है? जेनेसन एवं लोकेयर इनका नाम है। यह हीलियम फ्रेंड्स ब्रह्मांड में कितने % पाई जाती है? हीलियम ब्रह्मांड में कितने % पाई जाती है? फ्रेंड्स, वह पाई जाती है 24%। हीलियम का उपयोग ऑक्सीजन सिलेंडर में किया जाता है। हीलियम का जो प्रयोग होता है वो ऑक्सीजन के सिलेंडर में किया जाता है और फ्रेंड्स वायुमंडलीय गुब्बारों में किया जाता है। फ्रेंड्स, बात करें प्रीवियस ईयर की। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जिस प्रकार किसी युद्ध को फतह करने के लिए उससे पहले एक रणनीति बनानी पड़ती है, उसी प्रकार किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें एक सिलेबस और प्रीवियस ईयर का एनालाइज करना पड़ता है कि वह प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी वायु, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी का तेल या केरोसिन। फ्रेंड्स, जो किसका अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है तो वह होता है वायु का। वायु पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग अपान माध्यम में प्रकाश का वेग। क्या फ्रेंड्स? अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग अपान माध्यम में प्रकाश का वेग होता है। फ्रेंड्स, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस, परीक्षा प्रश्न पूछे सबसे हल्की गैस कौन सी होती है तो आप लोग बताएंगे हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। माणिक्य, नेक्स्ट प्रश्न है, माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? माणिक्य, रूबी और नीलम किसकी ऑक्साइड हैं? कॉपर के हैं, टीन के हैं, या आयरन के हैं, या एल्यूमिनियम के हैं? माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? फ्रेंड्स, यह एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। किसके ऑक्साइड हैं फ्रेंड्स? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है माणिक्य, रूबी। बात करें एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या जो होती है वह 13 होती है। यह किस आवर्त में पाया जाता है? फ्रेंड्स, यह आवर्त संख्या 3 में पाया जाता है। और यह किस वर्ग में पाया जाता है? तो वर्ग संख्या 13 में पाया जाता है। आवर्त संख्या 3 और वर्ग संख्या 13 में पाया जाता है एल्यूमिनियम। यह किस ब्लॉक का तत्व है एल्यूमिनियम? यह फ्रेंड्स पी ब्लॉक का तत्व है। इसकी खोजकर्ता जो है वह ओस्ट्रेड है। कौन है? ओस्ट्रेड है। एल्यूमिनियम को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यह माणिक्य, रूबी और नीलम एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या 13 होती है। यह किस आवर्त में पाया जाता है? यह तीसरे आवर्त में पाया जाता है। और किस वर्ग में पाया जाता है? इसकी वर्ग संख्या क्या है तो वो आप लोग बताएंगे। 13वें वर्ग का तत्व है यह पी ब्लॉक का तत्व है। इसकी खोजकर्ता किसने की है? इसकी खोज जो की है किसने की है एल्यूमिनियम की? तो आप लोग बताएंगे ओस्ट्रेड ने इसकी खोज की है।
फ्रेंड्स, एल्युमिनियम का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? एल्युमिनियम का जो है सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो आप लोग बताएंगे चीन में होता है। रेशम भी चीन में सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्या? रेशम चीन में सबसे अधिक उत्पादन होता है, रेशम का भी और एल्युमिनियम का भी सबसे अधिक उत्पादन चीन में ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित किया जाता है। प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित किया जाता है स्थितिज ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, या ऊष्मा ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा में। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित किया जाता है, किस में किया जाता है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, वह परावर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। क्या है इसका करेक्ट आंसर? एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वह दो प्रकार की होती है। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक स्थितिज ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह ऊर्जा का रूपांतरण है, ऊर्जा के रूपांतरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सौर सेल जो होता है वह ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फ्रेंड, जो सितार होता है, सितार वह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या? सितार जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। जो विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और जो विद्युत बल्ब होता है यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परावर्तित होती है। ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परावर्तित होती है। नेक्स्ट, युष्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? युष्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? नाक में होता है, कान में होता है, आँख में होता है, या गला में होता है? कहाँ पे स्थित होता है फ्रेंड्स? युष्टोकिनलिका किस भाग में स्थित होता है? तो आप लोग बताएंगे फ्रेंड्स, यह कान में स्थित होता है। कहाँ पे होता है? कान में स्थित होता है युष्टोकिनलिका। फ्रेंड, जो कर्ण गुहा होती है, कर्ण गुहा में भीतर एक दूसरे के पीछे चल संधियों द्वारा परस्पर जुड़ी तीन छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। क्या होती हैं? जो कर्ण गुहा कान है, कान में भीतर एक दूसरे के पीछे चल संधियों द्वारा परस्पर जुड़ी तीन छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिन्हें कर्ण कहा जाता है, कान कहा जाता है। फ्रेंड्स, बाहर की ओर मैलियस और बीच में इनकस पाया जाता है और भीतर में स्टेपिस पाया जाता है। क्या? फिर से बता रहा हूँ, जो बाहर होता है कान के उसे मैलियस और बीच में इनकस, और जो भीतर होता है अंदर तो उसे स्टेपिस कहा जाता है। फ्रेंड्स, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग बताएंगे 300 होती है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या। और मनुष्य में हड्डियों की संख्या पूछे प्रश्न तो आप लोग बताएंगे 206 होती है। फ्रेंड्स, मनुष्य की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? मनुष्य की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? तो आप लोग बताएंगे फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है? या पैर में पाई जाती है, फीमर। और सबसे छोटी अस्थि पूछे तो आप लोग बताएंगे स्टेपिस, यह कान में पाई जाती है, जो कि मैंने भी पहले बताया है। फ्रेंड्स, सबसे मजबूत एवं सबसे कठोर अस्थि कहाँ पर पाई जाती है? सबसे मजबूत और सबसे कठोर अस्थि निचला जबड़े में पाई जाती है। इनेमल होता है, मतलब जो निचला जबड़ा पाया जाता है यह सबसे मजबूत और कठोर अस्थि होती है, जबड़ा। नेक्स्ट, यदि मनुष्य की एक ही आंखें होती तो ऑप्शन नंबर ए वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ऑप्शन नंबर बी दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों होते हैं। यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता फ्रेंड्स?
यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो बी और सी मतलब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता, दृश्य क्षेत्र कम हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, मनुष्य की एक आँख होती तो दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। फ्रेंड्स, आँख में किस चीज़ का दान किया जाता है? आँख में किस चीज़ का दान किया जाता है फ्रेंड्स? वह दान किया जाता है कार्निया का। पूरी नेत्र का दान नहीं होता है, वो कार्निया का ही दान होता है। आँख में प्रतिबिंब रेटिना पर वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। जो आँख में प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है और वस्तु से छोटा तथा उल्टा बनता है। जो मानव का नेत्र होता है वह एक कैमरे की तरह कार्य करता है। किस तरह कार्य करता है? कैमरे की तरह कार्य करता है। लेंस की जो क्षमता होती है वो डायोप्टर में व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता को किस में व्यक्त किया जाता है फ्रेंड्स? लेंस की क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेंस की क्षमता को किस में व्यक्त किया जाता है? तो आप लोग बताएंगे डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। रुधिर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर था वह ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट प्रश्न, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 60 है। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी है, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई है, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के है। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे कौन सा फ्रेंड्स? तो आप लोग बताएंगे विटामिन के जो होता है, विटामिन के जो होता है यह रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहयोग करता है। विटामिन के जो है यह रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। विटामिन के वसा में घुलनशील होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिलिक्विनोन होता है। परीक्षा में प्रश्न पूछे विटामिन के बारे में तो आप लोग बताएंगे रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन होता है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, यह जल में घुलनशील होता है और इसका रासायनिक नाम फिलिक्विनोन है। जो फ्रेंड्स लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी जो आयु होती है वह कितनी होती है? 10 से 100 से 120 दिन होती हैं। जो लाल आरबीसी होती हैं उनकी जो आयु होती है वह कितनी होती है? 100 से 120 दिन होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं उनकी आयु कितनी होती है? 3 से 4 दिन होती है श्वेत रक्त कणिकाओं की आयु। विटामिन सी, बात करें विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी जो होता है वह खट्टे रसदार फलों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी जो है यह खट्टे और रसदार फलों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि आंवला। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है फ्रेंड? रिकेटस रोग होता है, जो कि हड्डियों से संबंधित रोग होता है। फ्रेंड्स, विटामिन डी जो है वह सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त होता है। विटामिन डी जो होता है यह सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? ऑप्शन नंबर ए किरीटी अघात संवहन तंत्र विस्फार, ऑप्शन नंबर बी एथीरोस्क्लेरोसिस धमनियों का अवरुद्ध हो जाना, हाइपर टेंशन न्यून रक्तचाप, ऑप्शन नंबर डी हाइपोटेंशन दिल का दौरा। 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स 61 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हाइपोटेंशन दिल का दौरा। यह सही मेल नहीं है, यह सही मेल है। हाइपोटेंशन दिल का दौरा है यह सही मेल है, बाकी सब सही मेल नहीं है। थकान का अनुभव अधिक कार्य करने पर होता है। थकान का जब अनुभव करते हैं हम लोग तो जब अधिक कार्य कर देते हैं तभी हम लोगों को थकान का अनुभव होता है। फ्रेंड्स, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? यह हड्डियों से संबंधित रोग होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डी संबंधी रोग होता है।
विटामिन डी जो हमें सूर्य के प्रकाश से भारी मात्रा में हमें विटामिन डी प्राप्त किया जाता है। सूर्य के प्रकाश से हमें भारी मात्रा में सुबह में विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट, अनियततापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उनका रक्त हर समय शीतल रहता है। ऑप्शन नंबर बी, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर सी, उनके शरीर का तापमान सदा स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर डी, वे रास्ते में आने वाले सभी प्राणियों का वध कर देते हैं। 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। किसके अनुसार? वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। जो फ्रेंड्स स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी में सबसे अधिक तापमान किस में पाया जाता है? वो बकरी में पाया जाता है, 39 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। स्तनधारी में सबसे अधिक तापमान किसका पाया जाता है? बकरी का पाया जाता है, 39 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मानव शरीर का जो तापमान होता है वह कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है जो मानव शरीर का तापमान होता है, जो कि शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर को संतुलन बनाने में कान जो होता है हमारा, शरीर का संतुलन बनाने में कान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एड्स जो होता है, एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है। एड्स जो होता है वो वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए, एक सूची RNA। ऑप्शन नंबर बी, दोहरी सूची RNA तीसरी सूची। ऑप्शन नंबर सी, एक सूची DNA। ऑप्शन नंबर डी, दोहरी सूची DNA। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्या करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए, एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ एक सूची RNA होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? HIV एक रेट्रोवायरस होता है। क्या होता है? एक रेट्रोवायरस होता है, जिसका अर्थ है कि यह एकल रेशीय RNA को अपनी आनुवांशिक सामग्री के रूप में ले जाता है। एड्स जो रोगी होते हैं, एड्स रोगी की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। जो रोगाणु से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो एड्स मरीज होते हैं उनमें यह समाप्त हो जाती है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? वह होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। फ्रेंड्स, एड्स HIV का संक्रमण शरीर तरल के माध्यम से होता है तथा इन तरलों में ब्लड, वीर्य, माँ का दूध, उत्तक, योनि द्रव्य जिनसे संक्रमण होता है, और जिनसे संक्रमण नहीं होता है वह क्या होता है? पसीना होता है, आंसू होता है, लार होता है, मूत्र होता है। इनसे संक्रमण नहीं फैलता है। HIV संक्रमण किस किस से हो सकता है फ्रेंड्स? जो HIV संक्रमण होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यह किस किस से हो सकता है? तो यह दूषित रक्ताधान से हो सकता है, यह असुरक्षित यौन संबंध से भी हो सकता है HIV वायरस, और संक्रमित सुइयां जो होती हैं या शल्य क्रिया के उपकरण से भी हो सकता है। दूषित रक्ताधान से हो सकता है, संक्रमित सुइया एवं शल्य क्रिया के उपकरण से हो सकता है, या यौन संबंध से भी HIV हो सकता है। नेक्स्ट, विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें
निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्रिप्टॉन का, हीलियम का, नाइट्रोजन का या नियान का? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, नियान का। विद्युत नियंत्रण विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें नियान गैस का उपयोग किया जाता है। नियान का उपयोग हम लोग कब कब करते हैं? नियान का उपयोग हम लोग फोटोग्राफी में भी करते हैं, टेलीफोन सेटरों में भी करते हैं, स्पार्क पलंग में भी करते हैं, और खतरों वाली जगहों पर संकेत या चिन्ह के रूप में भी नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। नियान क्या होता है? नियान एक नोबेल गैस होती है। क्या होती है? यह एक नोबेल गैस होती है। इसकी खोज किसने की थी? तो वह इसकी खोज की थी विलियम रैमजे ने 1895 में की थी। कब की थी? 1895 में नियान की खोज की थी विलियम रैमजे ने। यह एक नोबेल गैस होती है। फ्रेंड्स, अगर जो आप लोग निरंतर बने हुए हैं प्रैक्टिस सेट से, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें प्रश्न कहाँ कहाँ से रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए, आवर्त सारणी से भी हमें लोगों को 4 से 5 प्रश्न देखने को मिले हैं। पीछे 3-4 प्रश्न हमें आवर्त सारणी से देखने को मिले हैं, और विटामिन से प्रश्न पूछे गए हैं, और फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर से भी पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो 3-4 टॉपिक से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो आप लोग इसी तरह देखते रहिए और उन टॉपिकों को नोट्स बनाते रहिए, उन टॉपिकों को 1 बाय 1 करके तैयार करते रहिए। फ्रेंड्स, अगर जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, अगर जो आपके नंबर कम भी आते हैं, तो आप लोग निराश मत होना, क्योंकि धीरे धीरे सब इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। प्रश्न संख्या 65, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष टॉक्सिन की सांद्रता कहलाती है? क्या कहलाती है फ्रेंड्स? जैव विलयन कहलाती है, जैव तनुकरण कहलाती है, जैव आवर्धन कहलाती है, या जैव संश्लेषण कहलाती है? क्या कहलाती है फ्रेंड्स? 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे जैव आवर्धन कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव आवर्धन कहलाती है। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरणों के उत्पादन में होता है परमाणु पाइल का उपयोग, या ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में होता है, या ऑप्शन नंबर सी, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में होता है, या ऑप्शन नंबर डी, परमाणु त्वरण में होता है। परमाणु पाइल का उपयोग कहाँ होता है? फ्रेंड्स, परमाणु पाइल का जो उपयोग होता है वह नाभिकीय संलयन में होता है। कहाँ पर होता है? ताप नाभिकीय संलयन में परमाणु पाइल का उपयोग होता है। फ्रेंड्स, नाभिकीय विखंडन से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। परमाणु ऊर्जा जो प्राप्त होती है हमें, वह नाभिकीय विखंडन से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो उसके जस्ट 6 साल बाद 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो आप लोग बताएंगे 18 मई 1974 में भारत में 18 मई 1974 में भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? 18 मई 1974 में भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। इसके बाद 11 मई और 13 मई 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया, दोबारा किया गया था। 11 मई और 13 मई 1998 में किया गया था। फ्रेंड्स, सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वह नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वह नाभिकीय संलयन होता है। फ्रेंड्स, जो ये ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, मैं इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं, तो मैं इन सब से भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। इन सब से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जहाँ एक्सप्लेन करना है मैं वहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ एक्सप्लेन नहीं करना है मैं वो स्किप कर जा रहा हूँ प्रश्न को। 67 प्रश्न संख्या है, ताज ट्रेपेजियम जोन, TTG का फुल फॉर्म है ताज ट्रेपेजियम जोन,
ताजमहल के चारों ओर कितना किलोमीटर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है? कितना किलोमीटर है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए 12,000, ऑप्शन नंबर बी 10,200, ऑप्शन नंबर सी 12,700, ऑप्शन नंबर डी 10,400। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स जो ताज ट्रेपेजियन जोन है वह ताजमहल के चारों ओर है। चारों ओर 10,400, कितना फ्रेंड्स? 10,400 किलोमीटर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है, ताकि प्रदूषण ना आ पाए। इसका गठन कब किया गया था फ्रेंड्स? TTZ का जो गठन है यह कब किया गया था? तो आप लोग बताएंगे। ताज ट्रेपेजियन जोन का गठन 1998 में किया गया था। ताज ट्रेपेजियन जोन में 3 विश्व धरोहर स्थलों को शामिल किया गया है। ताज ट्रेपेजियम जोन में 3 विश्व धरोहर स्थलों को शामिल किया गया है। उसमें पहला नंबर आता है ताजमहल का, दूसरा नंबर आता है आगरा का और तीसरा नंबर आता है फतेहपुर सीकरी का। आप लोग फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्राहा कोलाइड, ऑप्शन नंबर बी सहचारी कोलाइड, ऑप्शन नंबर सी जल विरागी क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी जल रागी क्लोराइड। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? 68 का जलरागी कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? जलरागी कोलाइड कहते हैं। यह एक जल यौगिक है। क्या है? जल यौगिक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गामा किरणें क्या होती हैं? बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली आवेशित कण, ऑप्शन नंबर बी बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली अनावेशित किरणें, ऑप्शन नंबर सी रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें, ऑप्शन नंबर डी रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित आवेशित किरण। 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें। क्या? रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। फ्रेंड जो रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। फ्रेंड्स अल्फा बीटा गामा किरणों का खोज किसने किया है? अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किसने की है और कब की है फ्रेंड्स? यह 1900 ईस्वी में फ्रांस के एक भौतिक शास्त्री हुआ करते थे जिनका नाम था हेनरी बैकुरल। क्या नाम था फ्रेंड्स? हेनरी बैकुरल, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्री थे। 1900 में अल्फा बीटा गामा कीड़ों की खोज की थी। फ्रेंड्स एक्सरे कीड़ों की खोज किसने की है? एक्सरे कीड़ों की खोज किसने की है? यह जर्मनी के भौतिक शास्त्री हुआ करते थे जिनका नाम था रॉन्टजन। 1895 में एक्सरे की खोज की। ये जर्मन के भौतिक शास्त्री हैं जिनका नाम है रॉन्टजन। 1895 में इनकी खोज की थी। इसी के लिए इनको 1901 में भौतिक का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसी के लिए 1901 में भौतिक का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था एक्सरे की खोज के लिए। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। 36 अणु ATP, 38 अणु ATP, ऑप्शन नंबर सी 40 अणु ATP, ऑप्शन नंबर डी 35 अणु ATP। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 38 अणु ATP। एक अणु ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है 38 अणु ATP। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है?
समुद्री खरपतवार जो है वह निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? फ्रेंड्स वह आयोडीन का समुद्री खरपतवार आयोडीन का मुख्य स्रोत है। क्या फ्रेंड? समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। खाने वाला नमक जो कि सोडियम क्लोराइड होता है का आयोडीन एक महत्वपूर्ण अवयव है। खाने वाला नमक जो होता है वह सोडियम क्लोराइड होता है। ये किसका अवयव है? ये आयोडीन का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है। क्या होता है? साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन प्रमुख हैलोजन है। आयोडीन में धातु जैसा चमक होता है। आयोडीन में कैसी चमक होती है? आयोडीन में धातु जैसी चमक पाई जाती है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है। जो ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है फ्रेंड? द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। फ्रेंड्स पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में आयोडीन की कमी पाई जाती है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय और पठार जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पर आयोडीन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, आयोडीन की कमी पाई जाएगी फ्रेंड तो वहां पे घेंघा रोग होगा। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 72, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? और रक्तता रोग होता है, गलगल होता है, क्वाशियोरकर होता है या शुष्क क्षेत्र प्रदाह होता है? सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग क्या बताएंगे फ्रेंड? प्रोटीन की कमी से बताएंगे। तो प्रोटीन की कमी से परीक्षा प्रश्न पूछे तो आप लोग बताएंगे क्वाशियोरकर रोग होता है। कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर रोग होता है। फ्रेंड प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं, कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? प्रोटीन के जो मुख्य स्रोत होते हैं वह दूध, अंडा, कली, बादाम, दाल, सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली, यह सभी प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। मानव शरीर जो है लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। केसिन जो होता है फ्रेंड, केसिन यह प्रोटीन है। इसका कार्य क्या होता है? केसिन या फ्रेंड्स केसिन जो होता है यह दूध में पाया जाता है। यह दूध का रंग उजला होता है। केसिन जो होता है यह दूध में पाया जाता है, दूध का रंग उजला होता है। ग्लोबिन क्या होता है? यह रुधिर में पाया जाता है तथा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ग्लोबिन जो होता है यह ग्लोबिन मतलब ब्लड, ग्लोबिन जो होता है यह रुधिर में पाया जाता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जीन क्या होता है? जीन यह फ्रेंड्स मक्का में पाया जाता है। और ग्लूटेलिंस क्या होता है? ग्लूटेलिंस जो होता है अनाज में पाया जाता है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है। जड़ों द्वारा जो अवशोषित होता है, जो जल जो होता है वो शीर्ष तक पहुंचता है, वह किसके द्वारा पहुंचता है? तो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, पोषवायु उत्तक द्वारा, जाइलम द्वारा, मज्जा द्वारा या वलकूट द्वारा। किसके द्वारा पहुंचता है फ्रेंड्स? तो आप लोग बताएंगे जाइलम के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कोशिका के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वह कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं का अध्ययन से संबंधित जो जैविकी को साइटोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं।
लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 75। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? CH3COOH H2CO3। ऑप्शन नंबर सी COOH2 H2O2 CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर CO2 जल में जब घुलता है तो वो कौन सा अम्ल बनाता है? तो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बनिक अम्ल बनाता है। कौन सा अम्ल बनाता है फ्रेंड्स? डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट। फ्रेंड्स, कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड घुलकर कार्बोनेट ड्रिंक्स का निर्माण करता है जिसमें कार्बनिक अम्ल होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड घुलकर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का निर्माण करता है जिसमें कार्बनिक अम्ल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के 2 अणु तथा कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण जो होता है उसमें ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं और कार्बन तो एक ही होता है। पृथ्वी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? पृथ्वी पर जो है वो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? तो आप लोग बताएंगे ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो गैस जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है और यह ग्लोबल वार्मिंग का मूल कारण भी है। कौन है फ्रेंड्स? ग्लोबल वार्मिंग का मूल कारण भी है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग फ्रेंड्स हम लोग कहाँ पर करते हैं? फ्रेंड्स, आग को बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और खाद्य पदार्थों को भी कार्बन डाइऑक्साइड का खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाने में भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का वैज्ञानिक नाम होता है कार्बोनिक ऑक्साइड। फ्रेंड्स, यहाँ हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।